हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 जिज्ञासा विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 विद्युत परिपथ एवं उनके घटक, इस पाठ के अंदर के प्रश्न, एक्टिविटी के अंदर जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उनके और पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेज संख्या 23 पर स्थित है प्रश्न कि विद्युत के उपयोग बताएं और उन्हें अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत करें। तो देखिए, पाक क्रिया में यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में हम बिजली का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो विद्युत केतली यानी कि जो इलेक्ट्रिक केतली आती है, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, अवन और माइक्रोवेव, ये सभी ऐसी डिवाइसेज हैं, युक्तियां हैं जो कि बिजली से चलती हैं और इनका उपयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद है प्रकाश व्यवस्था में। तो इसमें देखिए, घरों में, कार्यालयों, सड़कों, बाजारों, फैक्ट्रियों में प्रयुक्त विद्युत बल्ब और एलईडी। इसी तरह से परिवहन में यानी कि आने जाने के साधनों में, तो देखिए रेलगाड़ी में विद्युत का उपयोग होता है, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट और चल सोपान यानी कि जो एस्केलेटर होते हैं वे भी बिजली से चलते हैं। ऊष्मन एवं शीतलन में, तो इसमें देखिए पंखा, कक्ष ऊष्मक यानी कि कमरे को गर्म रखने वाला हीटर, इमर्शन रॉड पानी गर्म करने वाली रॉड, गीजर, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और वातानुकूलक यानी कि एसी, तो इन सभी में ही विद्युत का उपयोग होता है। उसके बाद है मनोरंजन के लिए। तो देखिए दूरदर्शन और रेडियो यानी कि टीवी और रेडियो पर हम मनोरंजन करते हैं, तो वहां पर भी बिजली का या विद्युत का उपयोग होता है। संचार के लिए तो मोबाइल फोन और इंटरनेट। उसके बाद है अन्य उपयोग। तो विद्युत के अन्य उपयोग में है जल पंप और क्रेन, संगणक यानी कंप्यूटर। तो इन सभी चीजों के अंदर विद्युत का उपयोग होता है। पेज संख्या 24 पर स्थित है प्रश्न कि स्विच की एक स्थिति यानी कि जब वह ऑन स्थिति में है, टॉर्च का लैंप दीप्तमान क्यों हो जाता है। उत्तर है स्विच की ऑन स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे कि लैंप में धारा प्रवाहित होती है और टॉर्च का लैंप दीप्तमान हो जाता है या जल जाता है। पेज संख्या 25 पर स्थित है प्रश्न कि टॉर्च में हम सामान्यतः एक से अधिक सेलों का उपयोग करते हैं, क्या वे इसमें किसी विशेष क्रम में लगे होते हैं। उत्तर है हाँ, टॉर्च में सामान्यतः एक से अधिक सेलों का उपयोग किया जाता है। इसमें एक सेल का धनात्मक सिरा अगले सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है। एक से अधिक सेलों को जोड़ने से परिपथ में ऊर्जा अधिक लंबे समय तक और अधिक परिमाण में प्राप्त की जा सकती है। पेज संख्या 32 पर स्थित है प्रश्न स्विच टॉर्च लाइट को किस प्रकार से ऑन या ऑफ करता है। यानी कि टॉर्च के ऊपर जो स्विच लगा रहता है, तो जब हम उसको ऊपर या नीचे करते हैं यानी कि ऑन या ऑफ करते हैं, तो वह किस तरह से टॉर्च की लाइट को ऑफ या ऑन करता है। उत्तर है कि जब स्विच ऑन होता है तो यह परिपथ को पूर्ण कर देता है यानी कि उसको बंद कर देता है, जो सर्किट है उसको क्लोज कर देता है, जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह लैंप में प्रवाहित होता है और वह जलने लगता है। जब स्विच बंद होता है तो परिपथ खुला यानी कि अपूर्ण हो जाता है, जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह लैंप में नहीं होता है और लैंप बंद हो जाता है, वह प्रकाशित नहीं होता है। पेज संख्या 33 पर स्थित है प्रश्न क्या हम परिपथ को अपेक्षाकृत अधिक सरल ढंग से निरूपित कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, परिपथ को अपेक्षाकृत अधिक सरल ढंग से प्रतीकों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत सेल को यानी कि ये एक सेल है, उसको हम एक छोटी और एक लंबी समांतर रेखाओं, इस प्रकार से ये एक लंबी रेखा है और ये एक छोटी रेखा है। लंबी रेखा होती है ये धनात्मक सिरा है सेल का, और जो छोटी रेखा है ये सेल का ऋणात्मक सिरा है, तो इसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। और यदि बैटरी है, बैटरी का अर्थ हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा सेल एक विशेष क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस बैटरी को परिपथ में दर्शाने के लिए हम किस तरह के प्रतीक या चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए एक छोटी और एक लंबी समानांतर रेखाओं के जोड़े। तो देखिए यहाँ पर दो सेल हैं, तो एक सेल का ये हो गया लंबा सिरा और छोटा सिरा, इसी तरह से ये दूसरे सेल का हो गया लंबा सिरा और छोटा सिरा, तो इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। और लैंप को यदि मान लीजिए परिपथ में लैंप भी है, तो उसे इस तरह से चिन्ह के द्वारा निरूपित किया जाता है। पेज संख्या 34 पर स्थित प्रश्न विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमने धातु के तारों का ही उपयोग क्यों किया। क्या हम संयोजी तारों के लिए कुछ अन्य पदार्थों का भी उपयोग कर सकते हैं।
उत्तर है धातु के तार, जैसे कि तांबा या एल्युमिनियम का ही उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। वे विद्युत धारा को कुशलता से प्रवाहित होने देती हैं, जबकि अन्य पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह या तो नहीं होता है अथवा कुशलता से नहीं होता है। उदाहरण के लिए रबर और प्लास्टिक विद्युत के कुचालक होते हैं, इसीलिए वे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इनका प्रयोग तारों के लिए नहीं करते हैं। इसी पृष्ठ पर अगला प्रश्न है, विद्युत तारों पर प्लास्टिक या रबर का ही आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? तो देखिए, विद्युत तारों पर प्लास्टिक या रबर का आवरण इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ये पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होने के कारण ये लोगों को विद्युत के झटके यानी कि करंट लगने से बचाते हैं। इसके अलावा तारों को आपस में छूने की स्थिति में होने वाले शॉर्ट सर्किट से भी बचाते हैं। अब देखिए, पाठ के अंत में जो प्रश्न है, आइए और अधिक सीखें। पहला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि यहाँ पर ये 4 कथन दे रखे हैं। अब हमें इनको पढ़ना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है कि विद्युत परिपथ में स्विच धारा का स्रोत होता है। दूसरा है, विद्युत परिपथ को पूरा करने अथवा भंग करने में स्विच सहायता करता है। तीसरा है, विद्युत के आवश्यकता अनुसार उपयोग में स्विच सहायता करता है। और चौथा है कि जब स्विच ऑफ स्थिति में होता है तो इसके टर्मिनलों के मध्य वायु अंतराल रहता है। तो इसमें देखिए, जो पहला सेंटेंस है, जो पहला स्टेटमेंट है या पहला वाक्य है कि विद्युत धारा परिपथ में स्विच धारा का स्रोत होता है, तो यह स्टेटमेंट, यह कथन गलत है। तो इस तरह से हम उत्तर में लिख देंगे ये पहले कथन को। प्रश्नों में अब दूसरा प्रश्न है कि चित्र 3.16 में सिरों क और ख के मध्य में कौन सा पदार्थ जोड़ने पर लैंप दीप्तमान नहीं होगा? तो यहाँ पर देखिए, ये चित्र 3.16 दे रखा है। ये सेल है और ये देखिए, सेल से एक तार जुड़ा हुआ है, सेल से, और दूसरा उसका सिरा हो गया ये क। इसी तरह से एक दूसरा तार है जिसका एक सिरा तो यहाँ बल्ब से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा इसका फ्री है। तो अब इन दोनों के बीच में हम क्या जोड़ें? यानी कि ये जो क सिरा है इसके बीच में और ये जो ख सिरा है, इन दोनों के बीच में क्या जोड़ें कि ये जो लैंप है, ये लैंप दीप्तमान नहीं हो। तो इसके लिए देखिए, हमें ऐसा एक विद्युत का कुचालक पदार्थ जोड़ना पड़ेगा जिससे कि इनके बीच में जो विद्युत की धारा है वह प्रवाहित ना हो, यानी कि ये सर्किट या परिपथ पूरा ना हो। तो जब सर्किट या परिपथ पूरा नहीं होगा तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा और ये लैंप नहीं जलेगा। और क्या कर सकते हैं कि इनके जो ये तार हैं, जो ये छिले हुए तार हैं, इनके सिरे हैं, इनके ऊपर यदि हम टेप लगा देंगे, टेप से अगर इनको बंद कर देंगे तब भी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो देखिए, उत्तर है कि चित्र 3.16 में लैंप को जलने से रोकने के लिए सिरों क और ख के मध्य में एक कुचालक जैसे कि रबर या प्लास्टिक जोड़ना पड़ेगा। इससे परिपथ टूट जाएगा, विद्युत का प्रवाह रुक जाएगा और लैंप दीप्तमान नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है चित्र 3.17 में। तो यहाँ पर देखिए, ये चित्र 3.17 दे रखा है। यदि एक लैंप का तंतु विखंडित हो जाए, ये देखिए, ये 2 लैंप है, इनमें से ये जो लाइन है इस तरह से खींची हुई है, ये क्या है? लैंप के तंतु हैं। तो यदि इसमें से एक तंतु, कोई सा भी एक तंतु विखंडित हो जाए, इस तरह से टूट जाए, तो क्या दूसरा लैंप दीप्तमान होगा? तो क्या ये जो दूसरा लैंप है ये जलेगा या नहीं जलेगा? अपने उत्तर का औचित्य बताइए, यानी कि अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। जलेगा तो क्यों जलेगा और नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा? तो इसमें देखिए, जो चित्र 3.17 है इसमें दिखाई दे रहा है कि 2 लैंप आपस में सीरीज में जुड़े हैं। तो देखिए, ये लैंप 1 हो गया, ये लैंप 2 हो गया और ये आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब यदि इनमें से किसी एक लैंप का तंतु या फिलामेंट टूट जाता है तो परिपथ अपूर्ण या फिर खुला हो जाएगा। अब जब परिपथ खुला हो जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा और दूसरा लैंप भी नहीं जलेगा। अब देखिए, चौथा प्रश्न, विद्युत परिपथ बनाते समय कोई विद्यार्थी संयोजी तारों से विद्युत रोधी आवरण हटाना भूल गया। यदि लैंप और सेल ठीक से कार्य कर रहे हो तब भी क्या लैंप दीप्तमान होगा? तो इसे देखिए, हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो इस तरह से ये एक विद्युत परिपथ है जिसमें ये सेल लगा हुआ है और ये एक बल्ब है। अब इसका जो सेल का एक सिरा है उसको तार के माध्यम से बल्ब से जोड़ दिया गया है और इनका एक एक सिरा तार का है उसको सेल से, और दूसरे तार का जो दूसरा सिरा है उसको बल्ब से जोड़ दिया और इनका यहाँ पर एक एक सिरा है वो खुला रख दिया। अब क्या करा कि इनका ये जो सिरा है इसके ऊपर से आवरण को हटाना भूल गया। अब जब आवरण को हटाए बिना ही
इन तारों को यदि आपस में जोड़ेंगे यानी कि इस परिपथ को क्लोज कर देंगे तब क्या यह बल्ब जलेगा? तो देखिए यह बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इन दोनों तारों के जो अंतिम सिरे हैं इनके ऊपर प्लास्टिक का या रबड़ का आवरण चढ़ा हुआ है और रबड़ जो होती है वो क्या होती है? विद्युत रोधी होती है, वह अपने में से धारा को प्रवाहित नहीं होने देती है। तो इन दोनों तारों को आपस में जोड़ देने के बाद में भी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो रहा है और जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अब इस बल्ब को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखिए इस दूसरे चित्र में इस तरह से इन तारों के जो दूसरे एक एक सिरे हैं इनको थोड़ा सा छील लेंगे, यानी कि इसके ऊपर जो रबड़ का कोटिंग चढ़ी रहती है, आवरण चढ़ा रहता है, उसको प्लास से या किसी भी चीज से इसको हटा देंगे। हटाने से क्या होगा? इनके ये दोनों सिरे बाहर आ जाएंगे। अब जब इन सिरों को आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा और जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो अब ये बल्ब जलने लग जाएगा। तो देखिए उत्तर है कि भले ही लैंप और सेल काम कर रहे हों परंतु तारों पर लगा हुआ विद्युत रोधी आवरण जैसे कि प्लास्टिक या रबर की परत परिपथ को पूरा नहीं होने देगी, अर्थात परिपथ खुला रह जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा जिससे कि लैंप नहीं जलेगा। पांचवा प्रश्न है विद्युत परिपथ के घटकों के प्रतीकों का उपयोग करके एक साधारण टॉर्च का परिपथ आरेख बनाइए। तो देखिए विद्युत परिपथ और उनके घटक। तो एक टॉर्च में क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए एक बल्ब होता है, एक उसमें स्विच होता है और उसके अंदर सेल लगे हुए रहते हैं यानी कि बैटरी होती है। तो अब इन तीनों चीजों को दर्शाने के लिए हम किस तरह से एक विद्युत परिपथ बनाएंगे? तो घटक हमने देख लिए कौन कौन से होते हैं, उनके प्रतीक हमें पता है कि बल्ब को कैसे दर्शाते हैं, उसके स्विच को किस प्रकार से दर्शाते हैं और बैटरी को किस तरह से दर्शाते हैं। अब हम इनके लिए विद्युत परिपथ का आरेख किस तरह से बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है ये बैटरी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा सेल डलते हैं, यानी कि कम से कम 2 सेल होंगे। तो 2 सेलों को दर्शाने के लिए इस तरह से हम समानांतर रेखाएं लिखेंगे 4, यानी कि एक बड़ी रेखा एक छोटी रेखा, ये हो गई एक सेल के लिए, और एक बड़ी रेखा एक छोटी रेखा ये हो गई दूसरे सेल के लिए। तो इसमें मिनिमम 2 सेल हैं। जो बड़ी रेखा है वो होती है धनात्मक सिरा, छोटी रेखा है वो है ऋणात्मक सिरा, और इस तरह से इसे बैटरी बी लिखेंगे। तो ये हो गया बैटरी के लिए प्रतीक या चिन्ह। उसके बाद है देखिए इसमें जुड़ा हुआ एक लैंप यानी कि बल्ब को इस तरह से एक गोल घेरे में 2 रेखाएं इसमें आपस में एक दूसरे को काटती हैं और इस तरह से हम लिखेंगे इसको लैंप या बल्ब, इसे एल से दर्शाएंगे। उसके बाद है इसमें एक स्विच। तो स्विच के लिए देखिए इस तरह से ये प्रतीक बनाया जाता है, ये चिन्ह इसमें दर्शाया जाता है, जिसमें अगर ये लाइन ऊपर की तरफ है यानी कि खुली हुई है तो इसका अर्थ क्या है कि ये अब जो स्विच है ये ऑफ स्थिति में है, यानी कि जो परिपथ है ये खुला हुआ परिपथ है, अपूर्ण परिपथ है। अगर हम इसको नीचे कर देंगे यानी कि ये जो डंडा ऊपर हो रखा है इसको यदि हम इस तरह से बंद कर देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि ये स्विच अब ऑन स्थिति में है, यानी कि टॉर्च अब जल रही है। तो इस तरह से इस परिपथ में हम बैटरी को, बल्ब को और स्विच को इस प्रकार से इसका आरेख बना करके दर्शाएंगे। अब देखिए छठा प्रश्न चित्र 3.18 में। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र 3.18 दे रखा है। तो अब इसमें देखिए जो पहली स्थिति है इसमें क्या है कि यदि S2 ऑन स्थिति में और S1 ऑफ स्थिति में हो तो कौन कौन से लैंप दीप्त होंगे। दूसरा है कंडीशन कि यदि S2 ऑफ स्थिति में और S1 ऑन स्थिति में हो तो कौन कौन से लैंप दीप्त होंगे। तीसरा है कंडीशन कि यदि S1 एवं S2 दोनों ही ऑन स्थिति में हो, यानी कि इन दोनों के ही डंडे को हम इस तरह से बंद कर दें तो कौन कौन से लैंप दीप्त होंगे। और चौथी स्थिति है कि यदि S1 एवं S2 दोनों ही ऑफ स्थिति में हो, जैसा कि यहाँ पर ये दर्शाई गई है, ये दोनों ऑफ स्थिति है, तो कौन कौन से लैंप दीप्त होंगे। तो अब देखिए किसी भी लैंप को दीप्त होने के लिए क्या आवश्यक होता है कि वह सर्किट जो है वो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि जब सर्किट बंद होगा तभी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है और विद्युत धारा का प्रवाह होगा तभी बल्ब जलेगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में जो सर्किट है वह क्लोज है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम देखें पहला वाली कंडीशन कि यदि S2 ऑन और S1 ऑफ है। तो S2 ऑन है तो इसका मतलब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, लेकिन S1 ऑफ है यानी कि वह इसी तरह से खुला रहेगा। अब यहाँ पर S1 खुला हुआ है यानी कि ऑफ स्थिति में है, यानी कि
यहां से विद्युत धारा का प्रवाह आगे नहीं होगा। तो जब विद्युत धारा का प्रवाह इस परिपथ में नहीं होगा तो ना L बल्ब जलेगा ना ही L2 बल्ब जलेगा, क्योंकि परिपथ अभी अपूर्ण है। इसी तरह से दूसरी कंडीशन है कि यदि S2 ऑफ स्थिति में और S1 ऑन स्थिति में है, यानी कि S2 तो इसी प्रकार से रहे और S1 को कर दें ऑन, इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे तो ये ऑन स्थिति हो गई। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा बल्ब दीप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए S2, ये स्विच क्या है, ऑफ स्थिति में है, यानी कि यहाँ से जो सर्किट है वो क्लोज हो गया, बंद हो गया। यहाँ से आगे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह जब यहाँ से आगे नहीं होगा तो ना ही तो L बल्ब जलेगा ना ही L2 बल्ब जलेगा, क्योंकि इस पूरे सर्किट में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो अवरोध हो गया, वह रुक गया। तो इस तरह से कोई सा भी बल्ब नहीं जलेगा। अब है तीसरी कंडीशन कि यदि S1 एवं S2 दोनों ही ऑन स्थिति में हो तो कौन कौन से लैंप दीप्त होंगे। तो इसमें देखिए इस तरह से ये S2 को क्लोज कर दें और S1 को भी क्लोज कर दें। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो परिपथ है, ये जो सर्किट है, अब क्या हुआ, क्लोज हो गया, यानी कि अब ये ओपन नहीं है। तो अब जब इस सर्किट के बंद हो जाने से क्या होगा कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वह अब सुचारू रूप से होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह सुचारू रूप से होने से L1 और L2 दोनों ही बल्ब दीप्त होंगे या दोनों ही लैंप दीप्त होंगे। इसी तरह से अब चौथी कंडीशन है, यदि S1 एवं S2 दोनों ही ऑफ स्थिति में हो तो कौन कौन से लैंप दीप्त होंगे। यानी कि इस प्रकार से ये जो दर्शाई गई स्थिति है, इस प्रकार की जब स्थिति होगी S1 और S2 दोनों ही ऑफ स्थिति में होंगे। तो देखिए ऑफ स्थिति में होने पर क्या होगा, ये सर्किट क्या है, खुला हुआ सर्किट है, ओपन सर्किट है। तो सर्किट अपूर्ण है, परिपथ अपूर्ण है। परिपथ अपूर्ण होने की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने की वजह से L1 और L2 दोनों ही लैंप दीप्त नहीं होंगे। तो इस तरह चित्र 3.18 के आधार पर जो पहली स्थिति है उसमें S2 ऑन और S1 ऑफ है तो कोई भी लैंप दीप्त नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है कि S2 ऑफ है, S1 ऑन है तो कोई भी लैंप दीप्त नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है कि S1 ऑन है, S2 ऑन है तो दोनों ही लैंप यानी कि L1 और L2 जलेंगे। चौथी स्थिति है कि S1 ऑफ है, S2 ऑफ है तो कोई भी लैंप दीप्त नहीं होगा। अब देखिए सातवां प्रश्न, एक विद्यार्थी ने चित्र 3.19 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ संयोजित किया है। परिपथ को बंद करने के बाद भी लैंप दीप्तमान नहीं हुआ, इसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं। इस दोषपूर्ण प्रचालन के लिए अधिक से अधिक कारणों की सूची बनाइए। लैंप के दीप्तमान न होने के कारण का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र 3.19 है और एक विद्यार्थी ने इस चित्र 3.19 के अनुसार विद्युत परिपथ को संयोजित किया है, विद्युत परिपथ को जमाया है, जिसमें देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये एक सेल है, ये बल्ब है और यहाँ पर ये क्या है, स्विच है। स्विच क्या करता है, ऑन या ऑफ करने का काम करता है। जैसे हम पंखा या किसी भी चीज का बटन दबाते हैं तो वो क्या होता है, स्विच होता है, और वो क्या काम करता है, उस डिवाइस को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। तो वही डिवाइस ये यहाँ पर है, ये क्या है, स्विच है। हमें बताना है कि जब ये जो पिन है अगर हम इसको यहां तक ले आए, यानी कि इस परिपथ को बंद कर दें, क्लोज कर दें और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाए, लेकिन उसके बाद में भी ये बल्ब ना जले, तो इस बल्ब के ना जलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए बल्ब के ना जलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि लैंप के दीप्तमान ना होने के संभावित कारण, कनेक्शन ढीले हो सकते हैं, बल्ब खराब हो सकता है, बैटरी खराब हो सकती है, यानी कि जो सेल है वो खराब हो सकता है, स्विच खराब हो सकता है। लैंप के दीप्तमान ना होने के कारणों का पता लगाने के लिए हम निम्न कार्य करेंगे। तो अब देखिए क्या क्या कार्य करेंगे कि अच्छी तरह से जांचेंगे कि तार, बैटरी, लैंप और स्विच ठीक से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में बल्ब को बदल करके देखेंगे, यानी कि इस बल्ब को हम किसी दूसरे होल्डर में लगा करके देखेंगे कि यह जल रहा है या नहीं जल रहा है। उसके बाद है बैटरी को नई बैटरी से बदल करके देखेंगे, यानी कि अब हम क्या करेंगे, सेल को चेंज करके देखेंगे, एक नया सेल लगा करके देखेंगे। अगर वह लगाने से बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोष है वो किसके अंदर है, सेल के अंदर है, बैटरी के अंदर है। इसी तरह से स्विच को भी बदल करके देखेंगे, उसके स्थान पर एक दूसरा स्विच लगा करके देखेंगे और तारों को भी सीधे जोड़ करके जांचेंगे। तो इस तरह से इन सारे कारणों में से एक एक कारण को चेक करके देखेंगे कि किस वजह से बल्ब नहीं जल रहा है। प्रश्न संख्या 8 है, चित्र 3.20 में दर्शाई गई किस व्यवस्था में स्विच ऑन करने पर भी बल्ब दीप्तमान नहीं होगा।
अब देखिए ये चित्र 3.20 है जिसमें ये क स्थिति, ख स्थिति, ग स्थिति और घ स्थिति दी गई है। अब इन चारों स्थितियों में हमें देखना है कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो किस में बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो सबसे पहले हम क स्थिति को देखें। तो अब हम जब इसमें स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करेंगे, इसका मतलब ये परिपथ इस तरह से क्लोज हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम क्या देख रहे हैं कि सेल का जो ऋणात्मक सिरा है ये बल्ब के एक सिरे के साथ में जुड़ा हुआ है और जो धनात्मक सिरा है ये है बल्ब के दूसरे सिरे के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें देखिए जब हम इस सर्किट को या स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें सर्किट क्लोज हो जाएगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा और ये बल्ब जलेगा। अब दूसरी स्थिति ख स्थिति को देखें। इसमें क्या है कि अब की बार इसमें सेल का जो धनात्मक सिरा है वह बल्ब के एक सिरे के साथ में जुड़ा हुआ है और जो ऋणात्मक सिरा है यह बल्ब के दूसरे सिरे के साथ में जुड़ा हुआ है और यहाँ से स्विच को हमने ऑन कर दिया यानी कि सर्किट को क्लोज कर दिया। तो अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी क्योंकि जो सेल का चाहे धनात्मक सिरा जुड़ा हुआ हो बल्ब से चाहे ऋणात्मक सिरा जुड़ा हुआ हो, इसमें जो विद्युत धारा है वो दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकती है। तो इसलिए स्विच को ऑन करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में बल्ब जलेगा। अब हम गैस स्थिति को देखें तो गैस स्थिति में देखिए ये एलईडी है। तो एलईडी ये त्रिभुज के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका इस तरह से ये प्रतीक है जिसमें कि ये जो लंबी लाइन है त्रिभुज की, ये जो लंबी रेखा है ये धनात्मक सिरे को प्रदर्शित करती है और ये जो कोना है ये ऋणात्मक सिरे को प्रदर्शित करता है। तो अब यहाँ पर देखिए जब हम इस सर्किट को यानी कि स्विच को जब ऑन करेंगे, इस तरह से जब सर्किट को क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि जो सेल का ऋणात्मक सिरा है, देखिए ये छोटी लाइन है यानी कि ऋणात्मक सिरा है, ये लंबी लाइन है यानी कि ये धनात्मक सिरा है। तो यहाँ पर इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि एलईडी का जो धनात्मक सिरा है वह सेल के ऋणात्मक सिरे के साथ में जुड़ा हुआ है, जबकि जो एलईडी लाइट्स होती हैं इनमें जो विद्युत धारा है वो एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है। यानी कि जब इस एलईडी का धनात्मक सिरा सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ हो और एलईडी का जो ऋणात्मक सिरा है वह सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ हो, इसमें विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एलईडी का जो धनात्मक सिरा है वह बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है और जो ऋणात्मक सिरा है वो धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में स्विच को ऑन करने पर भी ये एलईडी प्रकाशित नहीं होगी। अब देखिए हम घ स्थिति को देखते हैं। तो घ स्थिति में क्या है, यहाँ पर देखिए ये हो गई एलईडी का धनात्मक सिरा, ये हो गया ऋणात्मक सिरा, ये हो गया बैटरी का धनात्मक सिरा, ये हो गया ऋणात्मक सिरा। तो अब हम इस स्थिति में क्या देख रहे हैं कि जो एलईडी है उसका धनात्मक सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है और एलईडी का जो ऋणात्मक सिरा है वह बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है और यही एलईडी का नियम है कि उसमें विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, धनात्मक से धनात्मक की ओर। तो इस प्रकार से जो घ चित्र है या जो घ स्थिति है इसमें ये एलईडी प्रकाशित होगी, यानी कि जब हम इस स्विच को ऑन कर देंगे तो इसमें ये परिपथ क्लोज हो जाएगा, अब ये एलईडी प्रकाशित होगी। तो अब देखिए हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे। उत्तर में आएगा ग स्थिति, यानी कि हमने देखा कि ग स्थिति में स्विच को ऑन करने पर भी ये एलईडी नहीं जलेगी। कारण क्या है इसका कि एलईडी में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है और वो धारा तब ही प्रवाहित होगी जब एलईडी का धन टर्मिनल यानी कि जो लंबा वाला तार है वह बैटरी के धन टर्मिनल से और एलईडी का ऋण टर्मिनल यानी कि ये जो छोटा वाला तार है वह बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो। प्रश्न संख्या 9, यदि किसी बैटरी पर प्लस और माइनस चिन्ह पढ़े नहीं जा रहे हैं तो इस बैटरी के टर्मिनलों को पहचानने की कोई एक विधि सुझाइए। यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि बैटरी का जो धन टर्मिनल है वो कौन सा है और ऋण टर्मिनल कौन सा है। तो इसके लिए देखिए कि बैटरी के टर्मिनलों को निम्न तरीकों से पहचाना जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है कि सामान्यतः बैटरी का चपटा सिरा ऋणात्मक यानी कि ऋण टर्मिनल होता है और उभरा हुआ छोटा सिरा जिसके ऊपर एक गुंडी सी या गोली से निकली रहती है वह धनात्मक या प्लस टर्मिनल होता है। दूसरा तरीका है कि एक सर्किट का उपयोग करके बैटरी को एक बल्ब से जोड़ें, सही कनेक्शन से बल्ब तेज रोशनी देगा। तो इन विधियों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि बैटरी का धन टर्मिनल कौन सा है और ऋण टर्मिनल कौन सा है। अब देखिए 10वां प्रश्न है
कि आपको 6 सेल दिए गए हैं जिन पर का, खा, गा, घा, ना और चा इस प्रकार से अंकित हैं। इनमें से कुछ कार्य कर रहे हैं और कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। एक क्रियाकलाप सुझाइए जिससे कि आप यह पहचान सकें कि कौन कौन से सेल कार्य कर रहे हैं, यानी कि हम ऐसी कौन सी क्रियाविधि करें जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि कौन सा सेल खराब है और कौन सा सेल सही है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है कि आपको जो वस्तुएं चाहिए उनकी एक सूची बनाइए, यानी कि इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको किस किस वस्तुओं की आवश्यकता होगी। दूसरा है वह कार्यविधि लिखिए जिससे कि आप उसका अनुसरण करेंगे। वह विधि हमें बतानी है जिसके द्वारा हम ये पता करेंगे कि कौन सा सेल कार्य कर रहा है और कौन सा सेल कार्य नहीं करना है। वह कार्यविधि हमें लिखनी है। और तीसरा है कि चरण 1 में सूचीबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके पहचानिए कि कौन कौन से सेल काम कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हम ये देखें कि हमें कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहला क्रियाकलाप के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची। सही बल्ब, 2 तार, जांचने के लिए दिए गए 6 सेल जिस पर हम का, खा, गा, घा, णा, चा इस प्रकार से अंकित कर लेंगे। तो इन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होगी। अब दूसरा है कार्यविधि कि हम किस तरह से कार्यविधि करेंगे। दोनों तारों के एक एक सिरे को बल्ब से जोड़ देंगे और दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ देंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये हमने ये एक बल्ब ले लिया, 2 तार लिए थे, दोनों तारों के एक एक सिरे को इस तरह से बल्ब से जोड़ देंगे और जो एक एक सिरा है इसको इस तरह से स्वतंत्र रूप से इसको छोड़ देंगे। अब क्रियाविधि, अब देखिए हम किस तरह से जांचेंगे कि कौन सा सेल सही है और कौन सा सेल खराब है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेल क के साथ में ये जो हमने दोनों तारों के स्वतंत्र सिरे छोड़े थे इनको इस तरह से सेल के एक एक भाग के साथ में इस तरह से जोड़ देंगे। अब जब इन तारों को सेल के एक एक सिरे के साथ में जोड़ देंगे तो अब हम देखेंगे कि ये बल्ब जलता है या नहीं जलता है। यदि बल्ब जलता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सेल सही है। अगर बल्ब नहीं जलता है इसका मतलब ये सेल खराब है। इसी तरह की क्रिया को हम ख सेल के साथ में करके देखेंगे, यानी कि ख सेल को जोड़ेंगे, फिर ग सेल को जोड़ेंगे, घ को, अण को और च को, सभी सेलों को बारी बारी से इसी तरह से जोड़ करके देखेंगे। यदि बल्ब जलता है इसका मतलब कि वह सेल कार्य कर रहा है, वह सेल सही है। यदि बल्ब नहीं जलता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सेल खराब हो गया है, अब वह कार्य नहीं कर रहा है। तो इस तरह की प्रक्रिया इन सभी सेलों के साथ में अपना करके देखेंगे। तो अब देखिए सर्वप्रथम दोनों स्वतंत्र तारों को सेल क के साथ में जोड़ेंगे और जांचेंगे कि बल्ब जलता है या नहीं। यदि जलता है तो इसका अर्थ है कि सेल कार्य कर रहा है और यदि नहीं जलता है तो इसका अर्थ है कि सेल खराब है। यही प्रक्रिया प्रत्येक सेल का, खा, गा, घा, ना और चा यानी कि सभी सेलों के साथ में दोहराएंगे। इस प्रकार से सभी सेलों का पता चल जाएगा कि कौन सा सेल सही है और कौन सा खराब है। देखिए 11वां प्रश्न है कि किसी एलईडी को दीप्तमान करने के लिए, दीप्तमान यानी कि उसको प्रकाशित करने के लिए, उसको जलाने के लिए आपको श्रेणी क्रम में 2 सेलों की आवश्यकता होगी। तान्या ने चित्र 3.21 में दिखाए अनुसार परिपथ बनाया। क्या लैंप दीप्तमान होगा? यदि नहीं तो संयोजित तारों को सही विन्यास के लिए आरेखित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तान्या के द्वारा बनाया गया परिपथ है चित्र 3.21। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये एलईडी है जिसका यानी कि जो लंबा तार होता है ये होता है धनात्मक सिरा, एलईडी का जो छोटा तार होता है ये होता है ऋणात्मक सिरा। इसके अलावा इसमें बैटरी है यानी कि 2 सेल जुड़े हुए हैं। तो एलईडी का जो धनात्मक सिरा है यह बैटरी के धनात्मक सिरे के साथ में जुड़ा हुआ है। एलईडी का जो ऋणात्मक सिरा है यह बैटरी के दूसरी बैटरी के धनात्मक सिरे के साथ में जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसमें और हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों सेल आपस में यानी कि इन दोनों सेलों के जो ऋणात्मक सिरे हैं ये भी दोनों के आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब इसमें क्या क्या गलती है? पहली तो ये कि एलईडी में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वह एक ही दिशा में होता है, यानी कि जब एलईडी का धनात्मक सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ हो और एलईडी का ऋणात्मक सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ हो, उस स्थिति में ही एलईडी बल्ब जलेगा। दूसरा क्या है कि बैटरियों को जब हम आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या एक सीरीज में जोड़ते हैं तो एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ होता है और दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरा आगे फिर सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सेलों के ऋणात्मक सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में ये संयोजन भी गलत है। तो पहले हमें इनके संयोजन को सही करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस सेल का जो स्थिति है इसको उलट देंगे, यानी कि इसको हम इस तरह से उलट के लगा देंगे
उलट के लगाने से क्या होगा कि सेल का जो धनात्मक सिरा है वह तो इधर आ जाएगा, जैसे इस तरह से स्थिति हो जाएगी कि इसका कनेक्शन अब हम सही कर देंगे तो धनात्मक सिरा इधर आ जाएगा और ऋणात्मक सिरा इधर आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि अब एलईडी का जो ऋणात्मक सिरा है वह भी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ जाएगा और इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन है वह भी क्या हो जाएगा, एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम इनका जो संयोजन है उसको सही करेंगे, तब इस कंडीशन में ये एलईडी बल्ब जलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए चित्र 3.21 में दिखाए परिपथ के अनुसार एलईडी नहीं जलेगी, क्योंकि एलईडी का ऋणात्मक टर्मिनल बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। सही कनेक्शन निम्न प्रकार से होगा, ये सही कनेक्शन है। चूंकि एलईडी में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है और वो धारा तभी प्रवाहित होगी जब एलईडी का धन टर्मिनल यानी कि जो लंबा वाला तार है यह बैटरी के धन टर्मिनल से यहाँ इस तरह से जुड़ा हुआ हो और एलईडी का ऋण टर्मिनल यानी कि ये छोटा वाला तार बैटरी के ऋण टर्मिनल से इस तरह से जुड़ा हुआ हो। तो इस तरह से इन कनेक्शनों को सही करके ये एलईडी बल्ब जलेगा। अब देखिए आपके पार्ट के अंदर क्रियाकलाप दे रखे हैं, एक्टिविटीज दे रखी हैं। तो अब हम इन एक एक एक्टिविटीज को, एक एक क्रियाकलाप को देखते हैं। क्रियाकलाप 3.1 आइए अन्वेषण करें। आइए खोज करते हैं। तो सबसे पहले है टॉर्च लाइट, यानी कि टॉर्च के अंदर जो लाइट जलती है वह किस प्रकार से जलती है। तो ये चित्र 3.1 दे रखा है, इस तरह से ये टॉर्च होती है। तो टॉर्च में क्या क्या होता है, यहाँ पर ये बल्ब होता है, ये स्विच होता है और इसके अंदर कम से कम 2 सेल लगे हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये टॉर्च होती है। तो अब देखिए चित्र 3.1 के अनुसार एक टॉर्च लीजिए, इसमें आपको एक लैंप यानी कि बल्ब और स्विच दिखाई देगा। आप इसके स्विच को आगे पीछे खिसकाइए, यानी कि यहाँ पर ये जो स्विच लगा रहता है तो इसको ऊपर की तरफ खिसका सकते हैं, इसको वापस अपनी जगह पर रख सकते हैं। तो जब ऊपर की तरफ खिसकाएंगे इसका मतलब स्विच ऑन हो गया, यानी कि ये बल्ब अब जलेगा। जब वापस इसको अपनी जगह पर ले जाते हैं तो अब स्विच ऑफ हो गया, इसका मतलब बल्ब बंद हो जाएगा। आप देखते हैं कि स्विच को खिसकाने पर लैंप दीप्त हो जाता है, जल जाता है। स्विच की यह स्थिति ऑन की स्थिति कहलाती है। अब स्विच को अपनी पूर्व अवस्था में लाइए, अब लैंप बंद हो जाता है। स्विच की यह स्थिति ऑफ की स्थिति कहलाती है। टॉर्च को अंदर से खोल करके देखिए, उसमें आपको 2 या 2 से अधिक सेल दिखाई देंगे। तो 2 या 2 से अधिक सेलों को हम बैटरी कहते हैं। तो टॉर्च में कम से कम 2 सेल जब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये एक टॉर्च लाइट या टॉर्च के बारे में आपको बताया गया है। अब देखिए क्रियाकलाप 3.2 जिसमें है आइए अवलोकन करें, आइए पता करें। तो सेल की रचना किस प्रकार की होती है, यानी कि ये जो विद्युत सेल या जो हम घड़ी में लगाते हैं पेंसिल सेल जिसे कहते हैं, तो इस सेल की रचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए एक विद्युत सेल लीजिए, इस तरह से आप एक सेल लीजिए, इस चारों ओर से ध्यानपूर्वक देखिए। इसके 2 सिरे होते हैं। इसके एक सिरे पर उभरी हुई धातु की टोपी है और दूसरे सिरे पर धातु की डिस्क होती है, यानी कि एक उभरा हुआ सिरा इस तरह से होता है। इस तरह से एक गोल घुंडी सी होती है, दूसरी तरफ ये बिल्कुल फ्लैट होता है, एक चपटी डिस्क के समान आकृति होती है। तो इस तरह से सेल के ये 2 सिरे होते हैं। धातु की टोपी वाला सिरा धनात्मक सिरा होता है, यानी कि ये जो घुंडी निकली होती है, ये जो टोपी बनी हुई रहती है, ये धनात्मक सिरा होता है सेल का, और जो चपटी डिस्क के समान जो भाग होता है ये सेल का ऋणात्मक सिरा होता है या ऋण टर्मिनल होता है। जबकि धातु की डिस्क या चकती वाला सिरा ऋणात्मक सिरा होता है और उस पर ऋण का चिन्ह अंकित होता है। विद्युत सेल विद्युत का सुबाह्य स्रोत होता है, अर्थात विद्युत धारा सेल के माध्यम से सुचारू रूप से प्रवाहित होती है, यानी कि ये विद्युत धारा के बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं, स्रोत होते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 3.3 जिसमें है आइए प्रयोग करें। टॉर्च में सेलों को किस प्रकार से लगाया जाता है, यानी कि हमने सेल टॉर्च में देखी कि कम से कम 2 सेल होते हैं, उसके बाद में उसमें 4 सेल भी हो सकते हैं, 3 सेल की भी टॉर्च हो सकती है। तो वे किस प्रकार से या किस क्रम में लगाया जाता है या उनको कैसे भी लगा सकते हैं, इस बात को हम एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। तो सर्वप्रथम 2 सेल वाली एक टॉर्च लेंगे, उसे खोल करके उसके सेलों को बाहर निकाल करके उन्हें उनका क्रम बदल करके या उनमें से एक सेल की दिशा बदल करके वापस टॉर्च में लगाएंगे और प्रत्येक प्रकरण में टॉर्च के स्विच को खिसका करके यानी कि ऑन या ऑफ करके जांचेंगे कि टॉर्च का लैंप दीप्त होता है या नहीं होता है। जब लैंप दीप्त होता है
तो उस स्थिति को जांचेंगे कि सेल किस क्रम में लगाए गए थे। यानी कि टॉर्च में लैंप जल रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वे सेल सही क्रम में लगाए हैं। तो अब हम उस क्रम को देखेंगे कि हमने किस तरह से सेल इसमें लगाए हैं। चित्र 3.3 में दिखाए अनुसार जब एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है तब लैंप दीप्त होगा। यानी कि मान लीजिए टॉर्च के अंदर ये दो सेल हैं और ये दो सेल अगर इस स्थिति में लगे हुए हैं कि एक सेल का ऋणात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में टॉर्च का बल्ब है वह जलेगा। अब यदि इन सेलों को निकाल करके इनका क्रम बदल दें, यानी कि इधर माइनस कर दें और ये प्लस को इधर कर दें, तब क्या होगा, इस सेल का भी माइनस यहाँ पर आ गया और इस सेल का भी माइनस इधर हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। इसी तरह से यदि मान लीजिए 4 सेल हैं, यानी कि एक बैटरी है, जब 2 से अधिक सेल जुड़े हुए हो तो वह बैटरी कहलाता है। तो इसमें देखिए जब 4 सेल हैं तो वो किस तरह से जोड़ेंगे, एक सेल का ऋणात्मक दूसरे सेल के धनात्मक के साथ में, दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरा तीसरे सेल के धनात्मक के साथ में, तीसरे सेल का ये ऋणात्मक सिरा चौथे सेल के धनात्मक के साथ में जुड़ेगा। तो जब हम इस तरह से जोड़ेंगे और जब स्विच को ऑन करेंगे तब वह बल्ब जलेगा। तो इस तरह से बैटरी में सेलों का जो क्रम होता है या उनको लगाने का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है। और 2 या 2 से अधिक सेलों का इस प्रकार से संयोजन, इस प्रकार से उनका जोड़ना वह बैटरी कहलाता है। अब देखिए क्रियाकलाप 3.4, आइए अवलोकन करें। अब इसमें अवलोकन करना है कि ताप दीप्त युक्त लैंप यानी कि जो प्रकाश बल्ब होता है वह किस प्रकार का होता है। यानी कि हम जो घरों में बल्ब देखते हैं वह किस प्रकार का होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, वह किस तरह से कार्य करता है। तो चित्र 3.4 का क्या है कि किसी टॉर्च में प्रयुक्त छोटा ताप दीप्त लैंप। इस क्रियाकलाप के लिए हमें एक ताप दीप्त युक्त लैंप यानी कि प्रकाश बल्ब वाली टॉर्च की आवश्यकता होगी। पुरानी टॉर्चों में इस तरह के बल्बों का या लैंपों का उपयोग होता था। आप इसे चित्र 3.4 में देख सकते हैं। अब इस लैंप का ध्यान से निरीक्षण करना है। इस बल्ब के बीच में एक पतला तार दिखाई देता है। यहां पर देखिए ये जो तंतु है इस तरह से ये एक पतला सा तार होता है जिसे कि तंतु कहते हैं। जब इस टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो देखते हैं कि बल्ब के अंदर का यह पतला तार दीप्त हो जाता है। यानी कि जब हम टॉर्च के ऊपर जो स्विच लगा हुआ था ऑन या ऑफ करने का, तो जब उसको ऑन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो तंतु है ये प्रकाश देने लग जाता है, तो ये बल्ब प्रकाशित हो जाता है। यही पतला तार तंतु कहलाता है। उसके अलावा देखिए इसमें से ये 2 मोटे तार निकले हुए हैं जो कि विद्युत रोधी आधार के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। एक विद्युत रोधी आधार यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। इस पूरे बल्ब के ऊपर धातु का आवरण चढ़ा हुआ रहता है और यहाँ नीचे की तरफ ये होती है धातु की नोक या फिर एक सिरा। अब इस बल्ब को टॉर्च से बाहर निकाल लो। ध्यान रहे कि इन क्रियाकलापों को अपने किसी बड़े या शिक्षक की सहायता से ही करना है, यानी कि आपको अकेले ये काम नहीं करना है। इस बल्ब को ध्यान से निरीक्षण करने पर देखते हैं कि यह तंतु इससे मोटे 2 तारों से जुड़ा हुआ होता है। तो ये देखिए ये हो गया तंतु, ये 2 मोटे तारों से जुड़ा हुआ है। इन मोटे तारों में से एक तार बल्ब के आधार पर लगे धातु के आवरण से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से ये धातु का आवरण है और इससे जुड़ा हुआ है एक तार, और दूसरा तार आधार के केंद्र पर लगी धातु की नोक से जुड़ा हुआ रहता है। ये आधार का केंद्र हो गया, इस पर ये धातु की नोक है, तो जो दूसरा सिरा है वो यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। ये तार बल्ब के 2 टर्मिनल बनाए जाते हैं और इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से संपर्क में ना आए। यानी कि इन दोनों तारों को एक दूसरे से इस प्रकार से दूर रखा जाता है कि एक दूसरे से संपर्क में ना आए। इस प्रकार के ताप दीप्त लैंपों या बल्बों में तंतु गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यानी कि जब फिर हम स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होती है और ये जो फिलामेंट होता है या तंतु होता है ये गर्म हो जाता है और ये प्रकाशित होने लगता है। यानी कि हम कहते हैं कि बल्ब जल गया। तो चित्र 3.4 में जो ख चित्र है यह टॉर्च के तारों के संयोजन को दर्शाता हुआ सरलीकृत आरेख है। अब यहाँ पर देखिए एलईडी लैंप। आजकल उपयोग की जा रही अनेक टॉर्चों में तापदीप लैंप के स्थान पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लैंपों को लगाया जा रहा है, जैसा कि चित्र 3.5 में दर्शाया गया है।
तो यहाँ पर देखिए जो पहले बल्ब लगता था उस बल्ब के स्थान पर आजकल ये एलईडी लैंप लगा दिए गए हैं जिनसे कि बहुत तेज रोशनी होती है। तो ये टॉर्च के लिए एलईडी लैंप है। अब है क्रियाकलाप 3.5, आइए अवलोकन करें। एलईडी किस प्रकार की होती है? तो अब हम जानेंगे इस क्रियाकलाप के माध्यम से कि जो एलईडी है वो किस तरह की होती हैं, किस तरह से काम करती हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र 3.6 में विभिन्न रंगों के ये एलईडी हैं। तो एलईडी में ये बल्ब होता है जो किसी भी रंग का हो सकता है। इसमें ये दो लंबी तार निकले हुए रहते हैं जिसमें जो लंबा तार होता है ये धनात्मक सिरा होता है और जो छोटा तार होता है ये ऋणात्मक सिरा होता है। तो किसी भी रंग का एक एलईडी लेकर के उसको ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि ताप दीप्त लैंप यानी कि पुराने टाइप का बल्ब की तरह इसमें तंतु नहीं होता। इनमें दो तार टर्मिनल से जुड़े हुए रहते हैं जिनमें कि एक लंबा और एक छोटा होता है। इस तरह से एक लंबा और एक छोटा होता है। लंबा वाला टर्मिनल धनात्मक और छोटा वाला ऋणात्मक होता है। ये अलग अलग आकार और रंग के भी हो सकते हैं। किसी किसी टॉर्च में एक से अधिक एलईडी का प्रयोग भी हो सकता है। अब देखिए क्रियाकलाप 3.6, आइए निर्माण करें। अब हम टॉर्च का निर्माण करते हैं, यानी कि अगर हमें टॉर्च बनानी हो तो हम किस तरह से टॉर्च बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिएगा। तो देखिए एक विद्युत सेल इस तरह का, टॉर्च में लगने वाला ताप दीप्त लैंप पुराने टाइप का बल्ब, एक सेल धारक यानी कि सेल होल्डर इस तरह का जिसमें कि हम सेलों को डाल देते हैं। तो ये हो गया सेल होल्डर। एक लैंप धारक यानी कि बल्ब होल्डर जो बल्ब को होल्ड करके रखता है। और विद्युत तार के 4 टुकड़े लेने हैं इस तरह से। ये 4 टुकड़े हो गए तार के। तारों के दोनों टुकड़ों के दोनों सिरों से लगभग 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक का आवरण हटा देंगे, यानी कि इतना भाग 1-1 सेंटीमीटर भाग इन सभी तारों पे से, चारों तारों पे से 1-1 सेंटीमीटर का जो आवरण है उसको हम हटा देंगे, यानी कि तार को थोड़ा थोड़ा हम छील लेंगे जिससे कि धातु के तार दिखाई देने लग जाए। यानी कि जब इसके ऊपर से रबड़ के आवरण को हटा देंगे तो ये तार जिस भी धातु के बने हैं वो धातु हमें दिख जाएगी। अब देखिए आगे क्या करना है। 2 विद्युत तारों को चित्र 3.7 के अनुसार सेल धारक के दोनों सिरों से जोड़ देंगे। ये सेल धारक है। 2 तार लेंगे, उस तार का एक सिरा सेल धारक के एक सिरे के साथ में, दूसरे तार का एक सिरा इस तरह से सेल धारक के दूसरे सिरे के साथ में जोड़ देंगे। ये हो गया चित्र 3.7 के अनुसार। अब सेल को चित्र 3.7 के अनुसार सेल धारक में इस प्रकार से लगाएंगे कि सेल का ऋणात्मक टर्मिनल सेल धारक के स्प्रिंग वाले सिरे की ओर रहे। तो स्प्रिंग देखिए नीचे की तरफ है। तो अब हम इस सेल को इस होल्डर में इस तरह से लगाएंगे कि यानी कि सेल का जो ऋणात्मक सिरा है ये नीचे की तरफ आ जाए, स्प्रिंग की तरफ आ जाए। इस तरह से इसको लगाएंगे। यदि आपके पास में सेल धारक उपलब्ध नहीं है तो आप चित्र 3.7 के अनुसार तारों के सिरों को सेल के दोनों टर्मिनलों पर टेप की सहायता से भी जोड़ सकते हैं। यानी कि यदि हमारे पास में ये सेल होल्डर नहीं है, ये सेल को रखने वाला एक खाका या कोई बॉक्स नहीं है, तो हम इस तरह से भी इस सेल को लगा सकते हैं। यानी कि ये सेल ले लेंगे और जो 2 तार हैं उस एक तार का सिरा इस तरह से सेल के धनात्मक टर्मिनल से और दूसरे तार का एक सिरे को ऋणात्मक टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए हम टेप की सहायता ले सकते हैं। और टेप की सहायता से इस तरह से एक तार का एक सिरे को सेल के धनात्मक टर्मिनल के साथ में और जो दूसरा तार है उसके एक सिरे को सेल के ऋणात्मक टर्मिनल के साथ में टेप की सहायता से जोड़ देंगे। अब देखिए आगे क्या करना है कि बाकी के बचे 2 तारों को लैंप धारक के पेचों से चित्र 3.8 के अनुसार जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक लैंप धारक है, यानी कि लैंप का होल्डर है। इसके अंदर बल्ब आ जाता है। ये हो गया बल्ब का होल्डर या लैंप का होल्डर। तो जो 2 तार है हमारे पास में उसको हम चित्र 3.8 के अनुसार इस प्रकार से जोड़ेंगे। यानी कि एक तार लेंगे, उसका एक सिरा इस प्रकार से जोड़ देंगे, दूसरा तार लेंगे, उसका एक सिरा इस प्रकार से होल्डर के यहाँ पर जोड़ देंगे और लैंप को घुमा घुमा करके लैंप धारक में चित्र 3.8 के अनुसार लगा देंगे। यानी कि अब हम एक लैंप लेंगे या बल्ब लेंगे, उस बल्ब को हम थोड़ा सा इस होल्डर में आगे पीछे घुमाएंगे तो उसके सॉकेट के अंदर ये बल्ब फिट हो जाएगा। यदि आपके पास में लैंप होल्डर नहीं है तो लैंप के सिरों पर टेप की सहायता से इन तारों को आप चित्र 3.8 के अनुसार जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से चित्र 3.8 का ये कैस स्थिति हो गई जिसमें कि एक विद्युत लैंप धारक जिससे कि तार जुड़े हुए हैं,
क्षय स्थिति जिसमें कि लैंप धारक में यानी कि बल्ब के होल्डर में लगा हुआ तापदीप्त लैंप है, और गैस स्थिति जब हमारे पास होल्डर नहीं है उस स्थिति में तापदीप लैंप से विद्युत टेप की सहायता से जुड़े हुए तार। तो इस तरह से ये तीनों स्थितियां हमारे पास में दिखाई गई है। अब लैंप को दीप्तमान करने के लिए सेल और लैंप को तालिका 3.1 के अनुसार संयोजित करेंगे या जोड़ेंगे और अवलोकन करेंगे। जिन संयोजन में लैंप दीप्तमान होता है तालिका 3.1 में उनके कांच के बल्बों पर पीला रंग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तालिका 3.1 है जिसमें लैंप को दीप्तमान करने के प्रयास। तो अलग अलग तरीके से देखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में ये लैंप प्रकाशित होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले है सेल एवं लैंपों की व्यवस्था। दूसरा बॉक्स है कि लैंप के दीप्तमान होने संबंधी पूर्वानुमान, यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था है सेल की और लैंप की। तो इस व्यवस्था को देख करके ही आप क्या पूर्वानुमान लगाते हैं कि क्या ये जलेगा या नहीं जलेगा। तो उस अनुमान को आपको यहाँ पर लिखना है। और जब हम वास्तव में ये प्रयोग करते हैं तब आप क्या अवलोकन करते हैं, तब ये वास्तव में जलता है अथवा नहीं जलता है, तो उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब देखिए पहली परिस्थिति क्या है सेल एवं लैंपों की व्यवस्था में कि ये हो गया लैंप और लैंप के ये दोनों तार सेल के दोनों तारों से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो परिपथ है वो पूरी तरह से पूर्ण है, परिपथ बंद है। तो बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो इस परिस्थिति में ये सेल जलेगा। यानी कि इस व्यवस्था को देख करके हम क्या पूर्वानुमान लगाते हैं कि इसमें बल्ब जलना चाहिए। तो इसमें हम टिक कर देंगे, यानी कि पूर्वानुमान यह है कि यह लैंप दीप्त होगा। और जब वास्तव में इसको जला करके देखा तो क्या पाया कि लैंप दीप्तमान होता है। अब देखिए दूसरी व्यवस्था। तो इसमें सेल और लैंप की व्यवस्था में क्या है कि लैंप के जो दोनों तार हैं, तो देखिए एक तार का जो सिरा है वह सेल के तार के जो सिरा है एक सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि इधर की तरफ का जो सर्किट है, जो परिपथ है, वो तो क्लोज है, वो तो बंद है। लेकिन लैंप का जो दूसरा तार है इसका ये दूसरा सिरा सेल के दूसरे सिरे से आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि यहां पर यह परिपथ खुला हुआ है, परिपथ अपूर्ण है। परिपथ अपूर्ण होने की वजह से यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, जिससे कि ये सेल नहीं जलेगा। तो अब देखिए जब हम इस व्यवस्था को देखते हैं तो देख करके ही हमें क्या पूर्वानुमान लगता है कि यह बल्ब नहीं जलेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे नहीं जलेगा। और जब इसको हम जला करके देखेंगे तो हमने क्या पाया कि यह वास्तव में नहीं जलता है। अब देखिए जो पहली व्यवस्था है उसमें हमने क्या देखा कि लैंप है वह जलता है। तो जब लैंप जलेगा तो उस स्थिति में उसके बल्ब को पीले रंग से इस प्रकार से रंग देंगे। अब है देखिए तीसरी व्यवस्था। इसमें क्या है, ये लैंप हो गया। तो लैंप का जो एक तार है उसका एक सिरा तो लैंप से जुड़ा हुआ है, दूसरा ये सेल के एक सिरे से जुड़ा हुआ है, एक तार के सिरे से जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पर लैंप का जो दूसरा तार है उसका सिरा सेल के दूसरे सिरे के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी जो परिपथ है वह अपूर्ण है, खुला हुआ है। इसकी वजह से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, जिससे कि ये सेल दीप्तमान नहीं होगा। तो पूर्वानुमान क्या है कि ये लैंप दीप्तमान नहीं होगा। और जब इसको जला करके देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, तो वास्तविकता में यह बल्ब नहीं जलता है, इस प्रकार से। इसी तरह से अब देखिए ये चौथी व्यवस्था है। इसमें क्या है कि यहां पर देखिए क्या कर रखा है कि लैंप के जो दोनों तार हैं, इन दोनों तारों को सेल के का जो एक तार है उसके एक ही सिरे के साथ में जोड़ रखा है, और यहां पर जो सेल का दूसरा तार है ये खुला हुआ है। तो इस स्थिति में भी यह परिपथ अपूर्ण है, खुला हुआ है। तो इस स्थिति में भी विद्युत धारा का प्रवाह इस परिपथ में नहीं होगा, जिसकी वजह से यह लैंप दीप्तमान नहीं होगा। तो देखिए इस चित्र को देख करके क्या पूर्वानुमान लगता है कि यह बल्ब नहीं जलेगा, और जब वास्तविकता में देखा तो यह वास्तव में बल्ब नहीं जलता है। इसी तरह से अब देखिए पांचवी व्यवस्था में क्या है कि यहां पर भी क्या कर रखा है कि लैंप के जो दोनों तार हैं, ये हरा तार और पीला तार, तो इन दोनों तारों को सेल के एक ही सिरे के साथ में जोड़ा गया है। जबकि सेल का जो दूसरा तार है उसका ये सिरा यहाँ पर खुला हुआ है, उसके साथ में लैंप का कोई भी तार जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये परिपथ अपूर्ण है।
खुला हुआ है, जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह इस परिपथ में नहीं होगा और ये बल्ब या लैंप नहीं जलेगा। तो पूर्वानुमान यानी कि इस चित्र को देख करके क्या अनुमान लगता है कि यह बल्ब नहीं जलेगा, और जब वास्तविकता में देखा तो बल्ब नहीं जला। अब देखिए छठी व्यवस्था, इसमें क्या कर रखा है कि लैंप के दोनों तारों को सेल के दोनों तारों से जोड़ा गया है विपरीत क्रम में, यानी कि इधर वाले तार को इधर वाले सेल के तार से जोड़ा गया है और लैंप के इस वाले तार को सेल के इस वाले तार से जोड़ा गया है। तो चाहे तारों को आपस में किसी तरह से भी जोड़ दें, किसी भी क्रम में उनको जोड़ दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सर्किट है, जो परिपथ है, वो पूरी तरह से क्लोज परिपथ है, बंद परिपथ है, और बंद परिपथ होने की वजह से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुचारू रूप से होगा और जिसकी वजह से ये बल्ब या लैंप जलेगा। तो अब इस बल्ब के ऊपर हम इसको पीले रंग से रंग देंगे इस तरह से। तो अब देखिए इस चित्र को देख करके पूर्वानुमान हम क्या लगाया कि बल्ब जलेगा, और जब वास्तविकता में देखते हैं तो बल्ब जलता है। तो हम क्या देखते हैं कि क्रम संख्या 1 और 6 इस पर किए गए संयोजनों में तो लैंप जलता है, अन्य संयोजनों में लैंप नहीं जलता है। चूंकि क्रम 2 और 3 में एक सिरे के तार आपस में जुड़े नहीं है तथा क्रम 4 और 5 में लैंप के दोनों ही तारों को सेल के एक तार के साथ में ही जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से ये सारे संयोजन गलत है और इस परिस्थिति में फिर ये लैंप नहीं जलेगा। अब देखिए क्रियाकलाप 3.7, आइए प्रयोग करें किसी एलईडी को जलाना। तो एलईडी को जलाने के लिए देखिए हमें क्या क्या करना होगा कि इसके लिए 2 विद्युत सेल, एक एलईडी किसी भी रंग के ले सकते हैं, 2 सेलों का एक सेल धारक, यानी कि एक ऐसा सेल धारक या सेल होल्डर लेना है जिसमें कि 2 सेल आ जाएं, तथा विद्युत तार के 2 टुकड़े लेंगे। तारों के दोनों टुकड़ों के दोनों सिरों से लगभग 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक का जो आवरण है उसको हटा देंगे, यानी कि उनको छील लेंगे, जिससे कि धातु के तार दिखाई देने लग जाएं। अब देखिए क्रियाकलाप 3.8, आइए निर्माण करें विद्युत स्विच का निर्माण। अब हम एक इलेक्ट्रिक स्विच बनाते हैं, यानी कि जिससे हम किसी भी चीज को ऑन या ऑफ करते हैं, ऐसे एक इलेक्ट्रिक स्विच का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से हम एक विद्युत स्विच बनाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। 2 ड्राइंग पिन। ड्राइंग पिन क्या होती है, इस तरह की नोटिस बोर्ड के ऊपर जब कोई भी नोटिस लगाया जाता है तो उसको चिपकाने के लिए, अटैच करने के लिए जो पिन काम में ली जाती है तो उसे नोटिस बोर्ड पिन या ड्राइंग पिन कहते हैं। ये इस तरह से छतरी नुमा होती है, इस प्रकार से ये छोटी सी, जिसके ऊपर ये गोल टोपी होती है और नुकीली इसकी नोक होती है। इसके माध्यम से नोटिस बोर्ड के ऊपर कोई भी नोटिस को चिपका दिया जाता है। तो इस तरह की 2 ड्राइंग पिन लेंगे, एक सेफ्टी पिन लेंगे, इस तरह से सेफ्टी पिन हम सभी जानते हैं, तो अथवा पेपर क्लिप भी ले सकते हैं सेफ्टी पिन की जगह। तार के 2 टुकड़े लेंगे इस तरह से, और गत्ते का 1 टुकड़ा या फिर थर्माकोल की शीट लेंगे। तो ये हमें सामान चाहिए विद्युत स्विच बनाने के लिए। गत्ते का टुकड़ा या थर्माकोल का टुकड़ा इस तरह से हम एक चौकोर साइज का लेंगे। अब देखिए क्या करना है हमें, ड्राइंग पिन को सेफ्टी पिन के गोल सिरे में प्रविष्ट करके गत्ते के टुकड़े पर इस प्रकार से जड़ दें या ठोक देंगे ताकि सेफ्टी पिन मुक्त रूप से घूम सके। यानी कि देखिए ये सेफ्टी पिन है और ये हो गई ड्राइंग पिन। तो इस ड्राइंग पिन को या ये वाला जो नुकीला सिरा है, इसको सेफ्टी पिन के इस गोल वाले सिरे में डाल करके इस गत्ते के ऊपर इस तरह से लगा देंगे, और ऐसे लगाएंगे, इतना थोड़ा लूज छोड़ेंगे जिससे कि ये सेफ्टी पिन चारों तरफ अगर हम इसको घुमाएं तो ये आराम से घूम जाए। इतना थोड़ा इसको लूज गत्ते के अंदर ठोकेंगे। अब इसमें देखिए एक जो दूसरी ड्राइंग पेन है उसको इस प्रकार से गत्ते में लगा देंगे या ठोक देंगे, और जो दूसरी ड्राइंग पेन है उसकी जो दूरी है उसको इस प्रकार से रखेंगे कि ये जो सेफ्टी पिन है इसको जब हम घुमाएं तो ये इस ड्राइंग पिन को टच करे, इसको छुए। यानी कि जब भी हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो हर बार ये इस ड्राइंग पिन को टच करनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए इस प्रकार से। तो अब देखिए जब ये सेफ्टी पिन इस तरह से खुली रहेगी, इस ड्राइंग पिन को नहीं छुएगी, तब ये स्थिति क्या हो गई, एक स्विच की ऑफ स्थिति है। और ऑन स्थिति में क्या होगा, जब ये सेफ्टी पिन इस दूसरी ड्राइंग पिन को स्पर्श करेगी तब स्थिति होती है एक स्विच की ऑन स्थिति।
अब हमारा स्विच तैयार है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये हो गई हमारी ड्राइंग पिन। इससे एक तार को इस तरह से निकाल देंगे और जो सेफ्टी पिन में हमने ड्राइंग पिन लगाई थी उसके साथ में भी एक तार को इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया, अब हमारे स्विच तैयार हो गए। ये हो गया ऑफ स्थिति का स्विच और ये हो गया ऑन स्थिति का स्विच। अब देखिए क्रियाकलाप 3.9 में है कि आइए परीक्षण करें। यानी कि हमने जो स्विच बनाया है, ये स्विच जो बनाया है, क्या ये स्विच काम कर रहा है या ये नहीं कर रहा है, इसका अब हम परीक्षण करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक विद्युत सेल, इस तरह से ये सेल चाहिए, एक लैंप चाहिए, इस तरह से एक लैंप चाहिए, और क्रियाकलाप 3.8 में तैयार किए गए या बनाए गए स्विच को हम लेंगे। ये हमने स्विच बनाया है, इसको हम लेंगे क्योंकि इसको हमको चेक करना है कि ये सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए इसमें हमें आगे क्या करना है कि और उन्हें चित्र 3.12 का के अनुसार जोड़ देंगे। यानी कि हमने जो ये विद्युत सेल लिया है, लैंप लिया है और जो हमारा स्विच है, इन सबको अब हम 3.12 का के अनुसार जोड़ देंगे। तो देखिए ये चित्र 3.12 का क्या है, जिसमें एक स्विच युक्त विद्युत परिपथ ऑफ की स्थिति में है। तो ये देखिए लैंप हो गया, लैंप का में जो दो तार हैं, तार का एक सिरा बल्ब जो सेल है उसके एक सिरे के साथ में, बल्ब का दूसरा सिरा है ये स्विच के जिसमें सेफ्टी पिन लगी हुई है उस तार के एक सिरे के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी तरह से सेल का जो दूसरा तार है वह ड्राइंग पिन के तार के साथ में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो सेफ्टी पिन है वह इस ड्राइंग पिन को टच नहीं कर रही है, ऊपर की तरफ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो स्विच है वो ऑफ स्थिति में है। इसी तरह से चित्र 3.12 का ख है, इसमें अब हम क्या करेंगे कि इस सेफ्टी पिन को अब हम घुमाएंगे और घुमा करके यहाँ ड्राइंग पिन तक लाएंगे, इस ड्राइंग पिन से अटैच करेंगे तो इस स्थिति ये वाली स्थिति हो जाएगी। इसमें क्या होगा, ये परिपथ पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी कि ये स्विच की ऑन स्थिति है। सेफ्टी पिन के मुक्त सिरे चित्र 3.12 ख में दिखाए अनुसार इसे इतना घुमाएंगे कि यह दूसरी ड्राइंग पिन को स्पर्श करने लगे। अब हम देखते हैं कि लैंप दीप्तमान होता है। यानी कि जैसे ही हम सेफ्टी पिन को घुमा करके इस तरह से स्थिति में लाएंगे, इस ड्राइंग पिन से स्पर्श कराएंगे तो ये क्या होगा, परिपथ क्लोज हो जाएगा, यानी कि परिपथ बंद हो जाएगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा और ये बल्ब अब जलने लग जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने जो स्विच बनाया था वह काम कर रहा है, वह ऑफ की स्थिति में बल्ब उसमें बंद रहता है, ऑफ रहता है, जलता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसको सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन के साथ में स्पर्श कराते हैं, यानी कि हमारा जो ऑन स्थिति है वह करते हैं स्विच की, तो ऑन स्थिति में बल्ब जलने लग जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमने जो स्विच बनाया था वह अपनी ऑन और ऑफ दोनों स्थितियों में काम कर रहा है। जब सेफ्टी पिन दूसरी ड्राइंग पिन को स्पर्श करती है तो पूरा परिपथ बंद हो जाता है। इस स्थिति को हमने चित्र 3.12 ख को हम ऑन की स्थिति कहते हैं। बंद परिपथ में धारा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिससे कि लैंप जल जाता है। वहीं दूसरी ओर जब सेफ्टी पिन दूसरी ड्राइंग पिन को स्पर्श नहीं करती है तब पूरा परिपथ खुला हो जाता है। इस स्थिति को हमने चित्र 3.12 का को हम ऑफ की स्थिति कहते हैं। इस परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे कि लैंप नहीं जलता है। इस प्रकार से स्विच को बिजली के उपकरण जैसे कि लैंप, पंखा, फ्रिज, कूलर इत्यादि को चलाने और बंद करने के उपयोग में लिया जाता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को अगर हमें ऑन करना है या ऑफ करना है तो उसके लिए हम स्विच का उपयोग करते हैं। अब देखिए तालिका 3.2 विद्युत परिपथ के घटक एवं उनके प्रतीक। तो विद्युत परिपथ के विभिन्न घटकों को निम्न प्रतीकों के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो इसमें देखिए विद्युत परिपथ के घटकों के नाम एवं उनके वास्तविक चित्र और एक तरफ है इसमें उनके प्रतीक। तो सबसे पहले है विद्युत सेल। यदि हमें सेल को दर्शाना हो परिपथ के अंदर तो हम किस प्रकार से प्रतीक या चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो देखिए इस तरह से दो समानांतर खड़ी रेखाएं होती हैं, एक लंबी होती है एक छोटी होती है। जो लंबी रेखा होती है वो धनात्मक सिरा होता है सेल का, और जो छोटी रेखा होती है ये ऋणात्मक सिरे को व्यक्त करती है। जैसा कि यहाँ पर ये सेल का चित्र दे रखा है तो ये धनात्मक सिरा हो गया और ये ऋणात्मक सिरा हो गया। अब इसका जो चिन्ह है प्रतीक है वो क्या है, ये लंबी लाइन है ये तो हो गई धनात्मक सिरा, और जो ये छोटी लाइन है ये हो गई ऋणात्मक सिरा। इस तरह से इसको दर्शाएंगे।
इसी तरह से दूसरा है बैटरी। बैटरी क्या होती है? दो या दो से ज्यादा सेल जब आपस में जुड़े हुए हों तब हम उसे कहते हैं बैटरी। तो यहाँ पर देखिए सेल का जो एक सिरा है ऋणात्मक, वो दूसरे सेल के धनात्मक सिरे के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो अब यहाँ पर हम देखिए बैटरी को दर्शाने के लिए दो सेलों को किस तरह से दिखाएंगे। एक सेल का ये धनात्मक सिरा ऋणात्मक सिरा हो गया, दूसरे सेल के धनात्मक सिरे के साथ में जुड़ा हुआ होता है और ये हो गया उसका ऋणात्मक सिरा। तो इस तरह से ये चार समानांतर रेखाएं होती हैं जिसमें एक सेल की एक बड़ी और छोटी, दूसरे सेल की ये बड़ी और छोटी, और इस प्रकार से इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। तो यदि हमें दो सेलों को प्रतीक के रूप में दर्शाना है तो इस तरह से हम इनको दर्शाएंगे। अब देखिए विद्युत लैंप, इस तरह से ये विद्युत लैंप का चित्र होता है या विद्युत लैंप इस प्रकार का होता है, और जब हम इसे विद्युत परिपथ में प्रतीक के रूप में दर्शाएंगे तो इस तरह से एक गोल घेरा बना करके जिसमें दो लाइनें आपस में काटती हुई और ये इसको जोड़ने के लिए हो गए दो तार, इस तरह से प्रतीक के रूप में इसे दर्शाएंगे। अब देखिए चौथे नंबर पर घटक प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी। तो एलईडी में देखिए ये रंगीन बल्ब होता है, दो इसमें ये तार होते हैं जिसमें कि एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो धनात्मक सिरा होता है, जो छोटा होता है वो ऋणात्मक होता है। और इसका प्रतीक इस प्रकार से है, यानी कि एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज की ये जो लंबी लाइन होती है ये धनात्मक सिरा है, जो छोटी लाइन होती है वो ऋणात्मक सिरा होता है। और एलईडी में जो विद्युत धारा है वह एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है, धन से ऋण की ओर। अब देखिए पांचवें नंबर पर ऑन स्थिति में स्विच। ये स्विच है और ऑन स्थिति है, तो इसका मतलब क्या है कि ये परिपथ यहाँ पर बंद है। तो इसको दर्शाने के लिए हम इस तरह से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये दोनों पिनें हो गई और बीच में इसको इस तरह से एक लाइन के द्वारा बंद कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। इसका अर्थ है कि ये जो स्विच है वो ऑन स्थिति में है। अब देखिए छठे नंबर पर ऑफ स्थिति में स्विच। तो देखिए जब चित्र बनाना है तो ये चित्र दर्शित कर रहा है कि यहाँ पर जो स्विच है वो ऑफ स्थिति में है। तो अब हम इसे किस तरह से प्रतीक के रूप में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों पिन हैं ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं और इसको हम इस तरह से ऊपर कर देते हैं। तो इस तरह से इसको प्रतीक के माध्यम से दर्शाएंगे, इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। इस चिन्ह का अर्थ होता है कि स्विच ऑफ स्थिति में है। उसके बाद में है सातवें नंबर पर तार। और अगर हमें इसको आरेख के रूप में या प्रतीक के रूप में दर्शाना है तो हम किस तरह से दर्शाएंगे, एक लंबी लाइन के माध्यम से, जिसका अर्थ होता है कि यह एक तार है। अब देखिए क्रियाकलाप 3.10, आइए आरेख बनाएं। यानी कि हमने जो अलग अलग घटकों के लिए किस प्रकार से हम प्रतीक या चिन्ह बनाते हैं उनको हमने देख लिया। अब उसके आधार पर हमें आरेख बनाना है। तो तालिका 3.2 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथों के निम्न परिपथों के परिपथ आरेख बनाना। तो यहाँ पर देखिए एक परिपथ दे रखा है जिसमें ये बल्ब जुड़ा हुआ है, एक सेल है और एक स्विच है। अब स्विच को देखने से हमें पता चल रहा है स्विच ऑफ स्थिति में है। तो अब एक तो हमें बनाना है स्विच ऑफ स्थिति में है, ये बल्ब है। तो बल्ब के लिए हमने क्या प्रतीक देखा था, एक गोला था जिसके अंदर दो लाइनें इस तरह से क्रॉस करती हैं और ये दो तार हो गए। ये बल्ब का प्रतीक था। ये सेल था, सेल के लिए क्या था, एक लंबी लाइन थी एक छोटी रेखा थी। जो लंबी रेखा थी वो धनात्मक सिरा था, छोटी रेखा ऋणात्मक सिरा थी। और स्विच के लिए हमने देखा था कि दो ये लाइनें थी और इसको हम इस तरह से खुला छोड़ देंगे। ये हमने प्रतीक देखे थे। इसके साथ में यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा आरेख है इसमें ये है स्विच। तो स्विच है ऑफ स्थिति में, ये सेल है और ये है एलईडी। तो अब देखिए इन सभी को हम घटकों को विद्युत परिपथ आरेख में किस तरह से प्रतीकों के माध्यम से दर्शाएंगे। तालिका 3.2 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके उपर्युक्त विद्युत परिपथों के निम्न प्रकार से परिपथ आरेख बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ये हो गया बल्ब, उसके बाद में बल्ब का जो एक सिरा है ये हो गया सेल, सेल के साथ में जोड़ देंगे, और ये हो गया स्विच। और स्विच को हम छोड़ेंगे ऑफ स्थिति में क्योंकि हमने जो चित्र देखा था उसमें स्विच ऑफ स्थिति में था। तो चित्र क के लिए हम इस तरह से परिपथ आरेख बनाएंगे और चित्र ख के लिए तो यहाँ पर देखिए ये हो गई बैटरी या सेल, उसके बाद में ये हो गया एलईडी। एलईडी का ये धनात्मक सिरा हो गया, ये ऋणात्मक सिरा हो गया। धनात्मक सिरे को बैटरी के या सेल के धनात्मक सिरे के साथ में जोड़ेंगे और ऋणात्मक सिरा एलईडी के ऋणात्मक सिरे के साथ में जुड़ेगा। और ये हो गया स्विच
और इस तरह से इसको खुला छोड़ देंगे, यानी कि ये है स्विच की ऑफ स्थिति। तो इस तरह से खेल चित्र के लिए हम इस प्रकार से विद्युत परिपथ का आरेख बनाएंगे। इन विभिन्न घटकों को इस प्रकार से प्रतीकों के माध्यम से दर्शाएंगे। क्रियाकलाप 3.11 आइए पहचाने। चित्र 3.15 का में दर्शाए अनुसार एक लैंप और विद्युत सेल को इस प्रकार जोड़ेंगे कि तारों के एक एक सिरे मुक्त हों। तारों के मुक्त सिरों को एक दूसरे से स्पर्श करा करके जांच लेंगे कि लैंप जल रहा है। यदि जल रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारा परीक्षण यंत्र उपयोग के लिए तैयार है। अब हम इस परीक्षण यंत्र से उन पदार्थों को पहचानेंगे जिनमें से होकर के कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अब कुछ वस्तुएं लेंगे जैसे कि धातु की चम्मचें, सिक्के, कॉर्क, रबर। कॉर्क लकड़ी का बना हुआ एक ढक्कन होता है। रबर, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का मापक, लकड़ी का टुकड़ा, एल्युमिनियम की पन्नी, मोमबत्ती, सिलाई की सुई, कागज, पेंसिल की लीड और भी कुछ जिसका कि आप परीक्षण करना चाहें वे ले सकते हैं। यानी कि अब इन सब वस्तुओं को लेने के पीछे हमारा क्या मकसद है, अब हम ये जानेंगे कि इनमें से किन वस्तु में से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और किस में से होकर के नहीं हो सकती है। जिस भी पदार्थ को इन दोनों तारों के बीच में हम जोड़ेंगे और उसको जोड़ने के बाद में भी यदि ये बल्ब जल जाता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उस पदार्थ में से या उस वस्तु में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वह विद्युत का सुचालक है। और यदि उस वस्तु को जोड़ने पर यह बल्ब नहीं जलता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उस वस्तु में से या उस पदार्थ में से विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, वह विद्युत का कुचालक है। तो इसलिए यह बल्ब नहीं जला। तो इस प्रकार से इन दोनों तारों के बीच में हम किसी भी वस्तु को जोड़ करके ये पता कर सकते हैं कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ पर है चित्र 3.15 खा विद्युत चालन परीक्षण यंत्र का उपयोग करके पदार्थ की पहचान। तो इसमें सबसे पहले ये चम्मच को जोड़ा गया है। जो सेल का और बल्ब का जो एक एक तार का स्वतंत्र सिरा था, उन दोनों से हमने चम्मच को इस प्रकार से जोड़ दिया। अब चम्मच को जोड़ने के बाद में हम देखेंगे कि ये बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो अब अपने परीक्षण यंत्र के मुक्त तारों के सिरों को इन एकत्रित की गई वस्तुओं के दोनों सिरों से बारी बारी से स्पर्श कराएंगे और जांच करेंगे कि लैंप दीप्तमान होता है या नहीं, और अपने अवलोकनों को एक तालिका में लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले चम्मच के साथ में किया है, और चम्मच के साथ में करने पर हम क्या देखते हैं कि ये लैंप जलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये चम्मच अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है, क्योंकि यहाँ पर ये परिपथ पूरा हो गया और अब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये चम्मच विद्युत धारा की सुचालक है। इसी तरह से हम बारी बारी से हमने जितनी भी वस्तुएं ली हैं उन सभी को इन दोनों तारों के बीच में लगाएंगे और जांचेंगे कि वह विद्युत धारा की सुचालक है अथवा नहीं है। तो अब देखिए तालिका 3.3 जिसमें विद्युत चालकों एवं विद्युत रोधियों को पहचानना। तो विद्युत चालक यानी कि जिसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकती है, विद्युत रोधी यानी कि जो अपने आप में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। अब हमें उनको पहचानना है। तो एक तरफ हम लिखेंगे वस्तुओं के नाम, आगे है बॉक्स में कि पदार्थ का नाम जिससे कि वह वस्तु बनी है, उसके बाद है कि लैंप दीप्तमान होता है या नहीं होता है, और उसके बाद है निष्कर्ष। यदि लैंप दीप्तमान होता है तो उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि वह विद्युत का चालक है या फिर विद्युत रोधी है, वह निष्कर्ष आपको लिखना है। तो अब देखिए हम इस टेबल को किस तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले वस्तु में है छड़ी। पदार्थ का नाम जिससे वस्तु बनी है तो यह लकड़ी से बनी हुई है। तो अब देखिए लकड़ी से बनी है तो लैंप दीप्तमान होगा या नहीं, तो नहीं, क्योंकि यह लकड़ी से बनी है। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि लकड़ी विद्युत की रोधी है। तो यहां पर हम लिख देंगे विद्युत रोधी। उसके बाद में दूसरी वस्तु है पैमाना यानी कि स्केल। तो ये देखिए किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। लैंप दीप्तिमान होगा या नहीं, तो नहीं। नहीं के लिए हम क्रॉस कर देंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यह विद्युत रोधी है। उसके बाद में देखिए तीसरी वस्तु चूड़ी, किससे बनी है, कांच से बनी है। लैंप दीप्तिमान है या नहीं, तो नहीं। उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकलता है कि यह भी विद्युत रोधी है, यानी कि इसमें से भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसकी वजह से लैंप नहीं जला। उसके बाद में है चौथी देखिए वस्तु कागज की पट्टी, किससे बनी है, कागज से बनी है। उसके बाद में है कि लैंप दीप्तिमान है या नहीं, तो नहीं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कागज विद्युत का रोधी है।
5वीं वस्तु है मोमबत्ती। किससे बनी है? मोम से बनी है। लैंप दीप्तिमान होगा या नहीं? तो नहीं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि मोम विद्युत का रोधी है, विद्युत का कुचालक है। उसके बाद में 6ठी वस्तु है चाबी। धातु जिससे कि वह बनी है, तो देखिए धातु से बनी है, यानी कि ये लोहे से बनी हो सकती है या किसी अन्य धातु की चाबी हो सकती है। तो पदार्थ के नाम में हम लिखेंगे धातु। लैंप दीप्तिमान है या नहीं? तो यहाँ पर देखिए लैंप दीप्तिमान होगा, क्योंकि ये धातु से बनी हुई होती है। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो धातुएं हैं वे विद्युत की चालक होती हैं, उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत की चालक होने की वजह से लैंप दीप्तमान होता है। उसके बाद में है यहाँ पर 7वें नंबर पर वस्तु इरेजर यानी रबड़। किससे बनी है? रबड़ से बनी है। लैंप दीप्तिमान है या नहीं? तो नहीं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि रबड़ विद्युत रोधी है। इसी तरह से हम यहाँ पर अन्य वस्तु भी ले सकते हैं, जैसे कोई चांदी से बनी हुई वस्तु ले सकते हैं। किससे बनी है? धातु से बनी है, यानी कि चांदी से बनी है। तो इसमें लैंप दीप्तिमान होगा या नहीं? तो होगा, हाँ। इसका अर्थ क्या निकलता है कि यह विद्युत की चालक है। उसी तरह से 9वें नंबर पर हम सोने से बनी हुई कोई चीज ले सकते हैं। किससे बना है? तो यह स्वर्ण धातु से बना हुआ है। इसमें बल्ब जलेगा या नहीं? तो जलेगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि सोना विद्युत का चालक है। इस प्रकार से इन विभिन्न वस्तुओं को जब हम उस परीक्षण यंत्र के बीच में लगाएंगे और हम देखेंगे कि यदि बल्ब जल रहा है तो इसका अर्थ है कि वह वस्तु विद्युत की चालक है, यदि बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका अर्थ है कि वह वस्तु विद्युत रोधी है। उपरोक्त अवलोकनों से पता चलता है कि कुछ वस्तुओं के लिए लैंप दीप्तिमान होता है और कुछ वस्तुओं के लिए नहीं। इस बात का तात्पर्य है कि कुछ वस्तुओं में से विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है और कुछ वस्तुओं में प्रवाहित नहीं होती। ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर के विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है वे विद्युत की चालक अथवा सुचालक कहलाती हैं। जिन वस्तुओं में से होकर के विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित नहीं होती है वे विद्युत की रोधी अथवा कुचालक कहलाती हैं। चांदी, तांबा, सोना विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक हैं और प्लास्टिक, रबर एवं चीनी मिट्टी विद्युत रोधी अर्थात विद्युत की कुचालक होती हैं। तो इस प्रकार से ये विद्युत के सुचालक और कुचालक कुछ पदार्थों के उदाहरण हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमने अध्याय 3 के अंदर जितनी भी गतिविधियों में प्रश्न दे रखे हैं, पाठ के अंदर जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, उन सब के उत्तर को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में अध्याय 4 धातुओं और अधातुओं का संसार, इस पाठ के अंदर जितने भी प्रश्न हैं, गतिविधियों में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं और पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, उन सब के उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।